नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद में आज भी विपक्ष के हंगामे से कार्यवाही प्रभावित हुई। लोकसभा में आज भी विपक्ष के गतिरोध के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से प्रश्नकाल चलाने के सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, सभी सदस्यों को इसमें अवसर मिलना चाहिए। सदन में लोकसभा अध्यक्ष की अपील का भी विपक्षी सांसदों पर कोई असर नहीं पड़ा और विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को विचार और पारित कराने के लिए पेश करने वाली हैं। ये बिल बैंकर्स की पुस्तकों और टैक्सेशन से संबंधित है। बैंकर बुक्स एविडेंस बिल 2026 में बैंकर्स की पुस्तकों से संबंधित साक्ष्य कानून को आधुनिक डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाने का प्रावधान है। टैक्सेशन एंड अदर लॉज संशोधन बिल 2026 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य एफडीआई बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और कारोबार को आसान बनाना है। राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते कार्यवाही प्रभावित हुई। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत पर बात की और इसके लिए हरियाणा को चुनने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेता डरे हुए हैं। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी जानते हैं कि जब एक प्रभावी मोदी सरकार की तुलना 2004 से 2014 तक की कांग्रेस जैसी सरकार से की जाएगी तो चरित्रहीन कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ जाएगा और इसी वजह से वो सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और संसद की आईटी कमेटी के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने आज बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को संसद की आईटी समिति ने पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री की वीडियो डिलीट करने को लेकर मार्क जुकरबर्ग को माफी मांगनी होगी। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने आईएसआई से जुड़े 2 कथित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का किया दावा। 9 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 पेट्रोल बम, 3 पिस्टल, जिंदा कारतूस और अन्य सामान बरामद। पुलिस का कहना है कि एक मॉड्यूल रेलवे ट्रैक के पास सीसीटीवी कैमरे लगाकर संवेदनशील गतिविधियों की निगरानी कर रहा था और सार्वजनिक अशांति फैलाने की साजिश में शामिल था। दूसरे मॉड्यूल पर पेट्रोल बम हमलों की कथित साजिश रचने का आरोप है। जांच में पता लगा कि दूसरे मॉड्यूल के 8 आरोपी ट्रेन से दिल्ली के जंतर मंतर गए और बाद में वापस लौटे। पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर उन्हें निर्देश दे रहे थे और वीडियो के जरिए पेट्रोल बम तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया गया था। पंजाब पुलिस का दावा, आरोपियों का इस्तेमाल सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी और अन्य कथित गतिविधियों के लिए किया जाना था। मामले में आगे की जांच जारी। झारखंड की सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा चरम पर। पिछले 12 दिन से रांची के स्टेडियम में विद्यार्थी आंदोलन पर हैं। कई छात्र आमरण अनशन पर भी बैठे। हेमंत सरकार विपक्ष और आंदोलनरत छात्रों के निशाने पर। सीएम सोरेन के इस्तीफे और जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परिणाम को रद्द करने समेत कई मांग। कल 6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी। मामले में सीआईडी ने कल 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस तरह अब तक कुल 14 आरोपी गिरफ्तार। सीआईडी थाना में मामला दर्ज हुआ है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक आज से 7 अगस्त तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होने जा रही है। इसमें ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक का नेतृत्व करेंगे। बैठक में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान एवं नवाचार, योग्यताओं की परस्पर मान्यता और शैक्षणिक नेतृत्व जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में 3री ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की आज घोषणा हुई।
आरबीआई गवर्नर ने बताया कि इस बार भी रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे 5.25% पर स्थिर रखा गया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान मामूली बढ़ाकर 6.7% कर दिया। वहीं खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान भी मामूली घटाकर 5% कर दिया है। आरबीआई जल्द ही शहरी सरकारी बैंकों के लिए किसी भी समय लाइसेंस प्रणाली के तहत आवेदन संबंधी दिशा निर्देशों का मसौदा जारी करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने शिवसागर जिले के बिहुबोर नेपाली खूंटी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है और राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राज्य को पूरी आर्थिक मदद दी जा रही है। मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि केंद्र की टीमें नुकसान का जायजा ले रही है। पुनर्वास के कामों को भी युद्धस्तर पर पूरा किया जा रहा है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कई दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बाढ़ और भूस्खलन से हालात कई जिलों में गंभीर स्थिति में हैं। सड़क संपर्क और जनजीवन प्रभावित। आईएमडी ने केरलम के कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलापुझा और पथानामथिट्टा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम में 1 से 4 अगस्त के बीच राज्य में 205.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज। सिर्फ 4 दिनों में सामान्य से 181% ज्यादा बारिश। उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने और बारिश की उम्मीद। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। झारखंड में तेज हवा और तूफानी मौसम के साथ बारिश का अनुमान। ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और तूफानी मौसम की आशंका जताई जा रही है। कई इलाकों में हो सकती है बारिश। गुजरात में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव। दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों के अलावा उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कई क्षेत्रों में भी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश का दौर तेज रहने का अनुमान है। कई स्थानों पर जल भराव और निचले इलाकों में पानी भरने की भी आशंका। असम में जनगणना के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया शुरू। तिनसुकिया में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गुवाहाटी ने जागरूकता और नामांकन संबंधी गतिविधियां शुरू की। जनगणना प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का उद्देश्य। सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ऑनलाइन अपने विवरण दर्ज करने के बाद एक विशिष्ट सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी यानी SEID जारी की जाएगी, जिसे बाद में घर घर पहुंचने वाले एन्यूमरेटर को सत्यापन के लिए दिया जा सकेगा। तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉक्टर एन मैरी विल्सन ने मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में टीवी के सरकार का पहला बजट किया पेश। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान खुला रहेगा और आखिरी एंट्री शाम 5 बजे होगी। रखरखाव के काम के लिए उद्यान हर सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को खिलाड़ियों और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को अमृत उद्यान में जाने की खास सुविधा मिलेगी। विजिटर्स की सुविधा के लिए विजिट के रास्ते में पीने के पानी के स्टॉल, फर्स्ट एड पोस्ट, रेन शेल्टर और रेस्ट रूम बनाए जाएंगे। सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के एंट्री पॉइंट तक शटल बस सर्विस भी उपलब्ध होगी, जो सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। भारत तिब्बत चीन सीमा व्यापार के तहत भारतीय व्यापारियों का पहला दल चीन से व्यापारिक वस्तुएं लेकर सुरक्षित वापस लौट आया है। लगभग 5 साल के लंबे अंतराल के बाद 1 अगस्त से दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हुआ। चीन गए 16 भारतीय व्यापारी बीते रविवार शिपकिला के रास्ते भारत पहुंचे, जहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी निगरानी के बीच उनके सामान की जांच की। बार्टर सिस्टम से हुआ भारत चीन सीमा व्यापार। व्यापारी अपने साथ चीन से लाए स्वीकृत 36 वस्तुओं में से चयनित उत्पाद, इनमें मुख्य रूप से जैकेट, जूते, थर्मस, कंबल, घड़ियां और क्रॉकरी का सामान शामिल है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफ्रीकन देश बुर्किना फासो के विदेश मंत्री करामोको जिन मैरी टोरे और वहां की सरकार और लोगों को आज उनके स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई। 5 अगस्त 2020 यानी आज से ठीक 6 साल पहले अयोध्या में इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। लंबी कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसी दिन पीएम मोदी ने भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। इस दिन संसद ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 626 अंक चढ़कर 79,055 और निफ्टी 24,669 के स्तर पर पहुंचा। आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 39 पैसे मजबूत होकर 94.89 पर पहुंचा। सरकार ने कहा कि देश भर में E20 पेट्रोल और अन्य ईंधनों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी। 87,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर रोजाना कई बार होती है जांच। वहीं मिलावट मिलने पर की जा रही है तुरंत कार्रवाई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 50.06 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए। योजना के जरिए करीब 19 लाख घरों का बिजली बिल हुआ शून्य। सरकार के अनुसार 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित की। वहीं 14.8 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित होने से स्वच्छ ऊर्जा को मिला बढ़ावा। केंद्र सरकार ने बताया कि PLI टेक्सटाइल स्कीम के तहत अब तक 170 कंपनियों के आवेदन मंजूर किए गए। डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना के तहत अब तक 9.49 लाख MSME पंजीकृत हुए, जबकि 6.7 लाख से ज्यादा उद्यमों को सर्टिफिकेशन मिला। ज़ेड योजना के तहत सरकार महिला उद्यमियों को 100% सब्सिडी दे रही है ताकि गुणवत्ता और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। सीडैक और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण और आपदा प्रबंधन में उन्नत तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। ये समझौता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सचिव S कृष्णन की मौजूदगी में हुआ। इसके तहत दोनों संस्थान उन्नत तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। 31 मार्च 2026 तक PLI ऑटो योजना के तहत 44,326 करोड़ रुपए का निवेश आया है और 67,820 लोगों को रोजगार मिला है। मंत्रालय के अनुसार योजना से ऑटो सेक्टर में उत्पादन और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला है, जबकि सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। केंद्र सरकार ने स्पैम कॉल और मैसेज पर सख्ती बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 1.83 लाख टेलीकॉम संसाधनों पर कार्रवाई की और 263 प्रेषकों को ब्लैकलिस्ट किया। सरकार ने बताया कि AI की मदद से 24.43 अरब संदिग्ध स्पैम कॉल और SMS की पहचान की गई। साथ ही उपभोक्ताओं को स्पैम से बचाने के लिए DND व्यवस्था और निगरानी तंत्र को और भी मजबूत किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान कृषि शिक्षा, शोध और नई तकनीकों के विकास में मिलकर काम करेंगे। जुलाई में घरेलू मांग मजबूत रहने से यात्री वाहनों की बिक्री 34% और रिटेल बिक्री 24% बढ़ी, जबकि टू व्हीलर बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई।
रिपोर्ट के अनुसार बेहतर मांग और सप्लाई के चलते ऑटो सेक्टर की रफ्तार बनी रही, हालांकि बढ़ती कमोडिटी कीमतों से मुनाफे पर दबाव की आशंका है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा हुई शुरू। पहली मालवाहक उड़ान शारजाह के लिए रवाना हुई। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार इससे मुंबई महानगर क्षेत्र और पश्चिमी भारत के लिए नया कार्गो गेटवे विकसित होगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। रूस ने आज तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। हमले में एक व्यक्ति की मौत और 12 लोग हुए घायल। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कुछ जगहों पर आग भी लगी। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और पराग्वे ने असैन्य परमाणु सहयोग को लेकर एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्को रूबियो ने यह भी बताया कि ईरान के साथ जारी बातचीत में 2 मुद्दों को प्राथमिकता, पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित समुद्री आवाजाही बहाल करना और दूसरा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना है। रूबियो ने स्पष्ट किया कि अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका का रुख साफ है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पेंटागन के मिसाइल भंडार कम होने की खबरों को किया खारिज। उन्होंने CNN की रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि अमेरिकी सेना की रक्षा क्षमता पूरी तरह मजबूत है। पेंटागन और व्हाइट हाउस ने भी मिसाइल स्टॉक को लेकर जताई गई चिंताओं से इनकार किया और कहा कि देश के पास अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता और हथियार मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में हुए बेरूत बंदरगाह धमाके के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए की अपील। यूएन ने लेबनान से मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने का आग्रह किया। यूएन ने कहा कि वो इस मामले में जरूरत पड़ने पर सलाह देता रहेगा, लेकिन जांच और कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी लेबनान के अधिकारियों की ही है। बोलीविया के सांता क्रूज क्षेत्र में गैंग हिंसा में पिछले 5 दिनों में 9 लोगों की मौत। यह हिंसा ब्राजील के 2 बड़े आपराधिक गिरोहों के बीच कोकीन तस्करी के रास्तों पर कब्जे को लेकर हुई। हालात को देखते हुए सीमावर्ती शहर सैन मटियास में 200 से अधिक पुलिस और सेना के जवान तैनात किए गए। इसके साथ ही दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा सुरक्षा मजबूत करने पर भी जोर दिया। ब्राजील के साओ पाउलो में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एहतियात के तौर पर करीब 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में सॉल्वेंट और पुलिस रेजिन का उत्पादन होता था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के स्पोकेन में लगी भीषण जंगल की आग ने 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग में कई घर जलकर राख हो गए। अधिकारियों ने राहत कार्य में बाधा बनने वाले ड्रोन न उड़ने की अपील की है। फिलहाल किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि खोज और बचाव अभियान जारी है। दिल्ली में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु 9वीं और लक्ष्य सेन 14वीं सीड के रूप में खेलेंगे। वहीं सात्विक चिराग की जोड़ी को मिली 5वीं वरीयता। कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू। ताइपे ओपन की चैंपियन तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत करेंगे भारतीय चुनौती की अगुवाई। तन्वी शर्मा कोरिया ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। तन्वी शर्मा ने क्वालिफायर के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। कोरिया ओपन में पुरुष एकल में तीसरे वरीय श्रीकांत पर नजर रहेगी। श्रीकांत इजराइल के डैनियल के खिलाफ अपना अभियान शुरू करने वाले हैं। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जूडो और पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय जूडो टीम ने 4 पदक अपने नाम किए। केंद्रीय खेल मंत्री ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाजी दल को सम्मानित किया। भारतीय मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते हैं।
मोहन बागान सुपर जायंट ने डूरंट कप के ग्रुप ए मुकाबले में साउथ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 8-0 से करारी शिकस्त दी। मोहन बागान के लिए मनवीर सिंह ने शानदार हैट्रिक लगाई। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने सिंसिनाटी ओपन से नाम वापस ले लिया है। अल्कराज की कलाई में चोट लगी है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने वाली है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने भविष्य में राष्ट्रीय टीम का कोच बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनके पास जरूरी अनुभव है। भारत के बाधा दौड़ धावक तेजस शिरसे आगामी एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बाएं पैर में 2 स्ट्रेस फ्रैक्चर के बावजूद उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। अलेक्जेंड्रा एला ने जेसिका पेगुला को हराकर करियर का पहला WTA टूर खिताब जीत लिया है। भारी बारिश के कारण महिला एकल फाइनल 2 दिन तक चला। आर्सेनल की टीम ब्रूनो गिमारोस को साइन करने के लिए न्यूकासल यूनाइटेड से बात कर रही है। 28 वर्षीय गिमारेस ने आर्सेनल में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। चिली के क्लब कोलो ने अपने गोलकीपर वोजिन्हा को सबके सामने पेश किया। वोजिन्हा ने कहा कि उनका हमेशा से सपना था कि वो एक बड़ी टीम के लिए खेलें। केप वर्डे की राष्ट्रीय टीम के कोच बुबेस्ता को मोरक्को के क्लब रेनेसा ने अपना कोच नियुक्त किया है। बुबेस्ता के मार्गदर्शन में केप वर्डे ने विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।